So now we'll discuss Article 13 जिससे रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं और केस लॉज भी हैं, डॉक्ट्रिन्स। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जो आपका है आर्टिकल 13, ये कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट with or in derogation of the fundamental rights, with or in derogation। तो हम बेयर एक्ट सीधे सीधे यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, राइट, तो यहाँ पर डिफरेंट इसके क्लॉजेस है। तो पहला कहा गया ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो हमारा कानून 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो उसके पहले से बहुत से ब्रिटिश कानून थे जो ऑलरेडी फंक्शन में थे। तो ऑल लॉज इन फोर्स, हिंदी में भी बोल देता हूँ, इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। Immediately before the commencement of this constitution, before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of the part, shall be extended to such inconsistency be void। तो अभी आप समझ लीजिए, तो जब 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान लागू कर दिया, राइट, तो ये कह रहा है कि जब संविधान लागू होगा तो कोई भी ऐसा कानून जो पहले से प्रचलन में है, तो जिस हद तक इस संविधान के इस आर्टिकल के प्रावधानों, इसमें जो पार्ट 3 के कोई भी आर्टिकल है उनके प्रावधानों से टकराता है, राइट, जितना हिस्सा कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में है, वो अपने आप वो निरस्त हो जाएगा, राइट। तो इट मीन्स एनी पार्ट विच इन कंसिस्टेंट विथ एनी पार्ट ऑफ द पार्ट 3 or any article or any of its clause of the part 3 will be inconsistent। तो पहले से जो भी कानून है वो जिस हद तक पार्ट 3 में दिए गए किसी भी प्रावधानों से संघर्ष में है, उस हद तक दे विल बी इनइफेक्टिव, वो अप्रभावी हो जाएंगे। इट मीन दे विल बी डिक्लेयर्ड वाइड। पर ऐसा नहीं है कि वो अपने आप हो जाएंगे। इट मीन्स कोर्ट उनकी समीक्षा करेगा और जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तब होगा। इट मीन्स न्यायालय को शक्ति है, वो अपने आप से नहीं मान सकते कि कॉन्फ्लिक्ट में है तो ये निरस्त हो जाएगा। तो जिस हद तक कॉन्फ्लिक्ट में है उस हद तक निरस्त होंगे। सेकंड, वो कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, है ना। तो राज्य भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट को कमज़ोर करता हो, और अगर बनाएगा तो वो भी उस हद तक निरस्त हो जाएंगे। तो कह रहा है स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रेज द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, एंड एनी लॉ मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन बी वॉइड। तो वो कह रहा है कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया, तो एक तो जो पहले से कोई कानून है
वो निरस्त होंगे। दूसरा, अगर सरकार ने कोई कानून बनाया जो पार्ट 3 में दिए गए किसी भी आर्टिकल के प्रावधानों से संघर्ष में है, तो जिस हद तक संघर्ष में है उस हद तक वो निरस्त हो जाएगा, राइट। इसका इसका क्लास 3 है, तो कह रहा है इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। इट मीन्स जब तक कुछ और ना कहा जाए, तो लॉ का मतलब क्या होगा, ऑर्डिनेंस। इट मीन्स कोर्ट के गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया गया कोई ऑर्डिनेंस भी इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्स, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फोर्स ऑफ लॉ। तो सारे प्रावधान जिनको देश के अंदर कानून की शक्तियां प्राप्त है वो इस दायरे में आ जाएंगे, चाहे वो नियम हो, विनियम हो, आदेश हो, या कोई कन्वेंशंस हो, राइट, या फिर अध्यादेश हो जो गवर्नर या प्रेसिडेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। और इसमें जो इसका क्लास 4 है, जिसको बाद में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके जोड़ा, वो कह रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। तो इसे 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो ये कहता है कि इनकी कोई भी बात है ना जो संविधान संशोधन है उन पर लागू नहीं होगी। तो इनफैक्ट आपने यहाँ पर देखा कि ये कह रहा है कि जो कानून पहले से हैं और जो कानून सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे अगर इसके प्रावधान से टकराते हैं। तो उसमें बेसिक क्वेश्चन ये था कि जो लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इट मीन संविधान संशोधन अधिनियम, तो क्या कानून और संविधान संशोधन अधिनियम दोनों को एक माना जाए, क्या उसमें शामिल है ना। तो इसमें सरकार का ओपिनियन ये था, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का, कि हाँ कानून तो द्वारा तो हम नहीं कर सकते मौलिक अधिकारों में संशोधन, लेकिन अगर हम अलग से कोई संविधान संशोधन अधिनियम लाते हैं अंडर आर्टिकल 368 तो वो कानून से डिफरेंट माना जाएगा, राइट, वो इस कानून में शामिल नहीं माना जाएगा। और जबकि कुछ केसेस आए जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि नहीं उन्हें भी माना जाएगा, और कुछ में कहा गया नहीं माना जाएगा, तो उसमें क्या स्थिति है वो हम लोग देखेंगे, राइट। लेकिन पहले इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं, तो लिखिएगा इंग्लिश में। आर्टिकल 13 देखिए, लॉज इनकॉन्सिस्टेंट विथ आर इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वे कानून जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, या संघर्ष में है, तो क्लास पॉइंट डाल के लिखेगा। क्लास 1, ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be declared void. हिंदी में लिखेगा, इस संविधान के लागू होने के ठीक पहले तक लागू कोई भी कानून
ठीक पहले तक लागू कोई भी कानून जो भाग 3 के प्रावधानों से असंगत होगा, जो भाग 3 के प्रावधानों से असंगत होगा। तो जिस हद तक असंगत होगा, तो जिस हद तक असंगत होगा उस हद तक निरस्त हो जाएगा, उस हद तक निरस्त हो जाएगा। तो इट मीन्स पार्ट 3 को पहले से लागू किए गए किसी भी कानून पर प्रेफरेंस दिया गया, सर्वोच्चता दे दी गई। नेक्स्ट लिखिएगा क्लॉज 2, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or weaken the rights given by part 3, weaken the rights given by part 3, and any law if made in contravention of part 3, made in contravention to part 3 will be declared void, up to the extent of contravention, up to the extent of the contravention। हिंदी में लिखेगा, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को, जो इस भाग में दिए गए अधिकारों को कम करता हो या इनसे संघर्ष में हो, या इनसे संघर्ष में हो। और यदि ऐसा कानून बनाएगा, और यदि ऐसा कानून बनाएगा तो जिस हद तक संघर्ष में है निरस्त हो जाएगा, जिस हद तक संघर्ष में है निरस्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमें कुछ डॉक्ट्रिन्स, कुछ सिद्धांत समझने पड़ेंगे। इनमें से एक है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और सेपरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत। लिखिएगा, पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी भी बोलते हैं और सेपरेबिलिटी भी बोल सकते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए पहले से कोई एक्ट है या सरकार ने कोई कानून बनाया है विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन पार्ट 3, जो संविधान के पार्ट 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों से संघर्ष में है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वतः निरस्त हो जाएगा और पूर्णतः निरस्त हो जाएगा. It does not mean that it will be declared ab initio void completely. It means जितना पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है केवल उतना ही उसे निष्प्रभावी माना जाएगा. तो अगर उस एक्ट को जो सरकार ने बनाया या पहले से अगर वो फंडामेंटल राइट से कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट, तो अगर कुछ पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है और कुछ पार्ट में नहीं है, तो अगर हम उसे अलग कर सकते हैं और उसके बाद भी अगर वो एक्ट प्रभावी मतलब उसमें इस तरीके से है कि उसे बाकी लागू किया जा सकता है, पूर्णतः वो एक्ट समाप्त नहीं होता. तो जितना पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है उतना लागू रहेगा और बाकी नहीं लागू रहेगा. तो जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था AK गोपालन का केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950. तो उनको जो अरेस्ट किया गया था वो प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट 1950 1950 के एक निवारक निरोध कानून की धारा के अंतर्गत अरेस्ट किया गया था. तो बाद में पाया गया कि उसका जो सेक्शन 14 है ना, केवल वही मौलिक अधिकारों से कॉन्फ्लिक्ट में है, ना कि पूरा एक्ट. तो अगर एक सेक्शन को हटाने के बाद भी एक्ट प्रभावी है, राइट, इट मीन्स अगर ये छत कई पिलर पर टिका हुआ है और एक पिलर को हटाने के बाद भी छत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे में हम पूरी छत को नहीं गिराएंगे, पूरी बिल्डिंग को नहीं गिराएंगे, केवल से एक पिलर को हटा देंगे. और अगर बिल्डिंग की संरचना इस तरीके से हुई कि जो पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है ना, उसको हटाने से बाकी की बिल्डिंग भी ध्वस्त हो जा रही है, तो वहां पर तो पूरा एक्ट समाप्त होगा, राइट. लेकिन जहां पर जो पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है, तो जैसे हमने देखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जिसके अंतर्गत AK गोपालन को अरेस्ट किया गया था, निवारक निरोध कानून 1950 एक्ट 1950. तो वहां पर हमने पाया कि निवारक निरोध कानून 1950 की जो धारा 14 थी, सेक्शन 14, केवल वही मौलिक अधिकार का वायोलेट कर रही है. तो इसका हम सेक्शन 15 को हटा देंगे और बाकी एक्ट बना रहेगा, वो कार्य करता रहेगा, ठीक है. दूसरी बात ये फंडामेंटल राइट से वायोलेट करने पे हो रहा है, और फंडामेंटल राइट किसके होते हैं, सिटीजन्स के होते हैं. तो इट मीन्स उस एक्ट को जो धारा है आम लोगों पे नहीं यूज कर सकते, मतलब भारत के नागरिकों पे नहीं यूज कर सकते, लेकिन बाकी तो हम कर ही सकते हैं, राइट. तो इट मीन्स ऐसा हो सकता है. साथ ही ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हर व्यक्ति तो भारत का नागरिक नहीं है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, प्रवासी है, व्यक्ति तो है लेकिन भारत का नागरिक नहीं है, तो उसके तो मौलिक अधिकार होंगे नहीं, राइट. तो जो उसके मौलिक अधिकार नहीं मिले उन मामलों में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती इनका यूज करके. तो इसका मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक्ट पूर्णतया अगर कॉन्फ्लिक्ट में है तो समाप्त हो जाएगा, राइट. इट मीन्स हम देखेंगे कि क्या पूर्णतया कॉन्फ्लिक्ट में है या कुछ पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है. तो अगर कुछ ही पार्ट कॉन्फ्लिक्ट में है तो हम देखेंगे क्या उसे सफलतापूर्वक हटाने के बाद भी एक्ट में कुछ कॉन्क्रीट बचेगा, कुछ सुरक्षित रहेगा. तो अगर बाकी का पार्ट सुरक्षित रह सकता है तो फिर हम केवल उतना ही पार्ट हटाएंगे. और अगर पूरा एक्ट इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है कि बिना एक्ट को समाप्त किए उस धारा को हटाना संभव नहीं है, तभी हम पूरा एक्ट रिपील करेंगे. और वो भी रिपील नहीं होगा, वो कोर्ट के ऑर्डर से होगा, आम नागरिक नहीं कर सकते हैं, राइट. तो इसमें लिखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी में कि इफ एन ऑफेंडिंग प्रोविजन can be separated from that part of the act या एक्ट की जगह स्टैट्यूट लिखिए क्योंकि पहले से भी कई कानून है. फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट which is constitutional, then only that part which is unconstitutional
be declared void, be declared void, and not the entire statute. Be declared void, 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 and not the entire statute. हेडिंग डालिएगा पृथक्करण का सिद्धांत, लिखिएगा इसके अनुसार यदि किसी कानून का वह हिस्सा, किसी कानून का वह हिस्सा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, को शेष हिस्से से जो कि संवैधानिक है, को शेष हिस्से से जो कि संवैधानिक है, इसका मतलब पार्ट 3 का उल्लंघन नहीं करता है, जो कि संवैधानिक है, से सफलतापूर्वक हटाया जा सकता है, से सफलतापूर्वक हटाया जा सकता है, तो केवल वही हिस्सा, तो केवल वही हिस्सा जो असंवैधानिक है, जो असंवैधानिक है, निरस्त किया जाएगा, पूरा कानून नहीं। जो असंवैधानिक है निरस्त किया जाएगा, पूरा कानून नहीं। फॉर एग्जाम्पल, in the case of A.K. Gopalan versus State of Madras, in the case of A.K. Gopalan versus State of Madras, the Supreme Court declared section 14 of the Preventive Detention Act 1950, section 14 of the Preventive Detention Act 1950 as ultra virus, VIRES. Ultra virus means unconstitutional. So only section 14 was repealed, not complete act. So only section 14 was repealed, not complete act. जैसे only section 14 was repealed, not complete act. जैसे A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य के वाद में, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ब्रैकेट में चाहे तो 1950 लिख लें, के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम 1950, निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 को मौलिक अधिकारों का विरोधी माना, इसलिए इस
इसलिए इस अधिनियम की केवल धारा 14 को निरस्त किया गया, केवल धारा 14 को निरस्त किया गया, ना कि पूरे अधिनियम को, ना कि पूरे अधिनियम को। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत क्लियर है कि अगर कोई एक्ट है उसका कुछ ही पार्ट पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट से वायोलेट कर रहा है, तो अगर जितना पार्ट वायोलेट कर रहा है उसको हटाने से बाकी का एक्ट सुरक्षित रहता है ना, तो फिर हम केवल उतने ही पार्ट को हटाएंगे। हाँ, अगर एक्ट बना इस तरीके से कि उस पार्ट को हटाने से पूरा एक्ट निष्प्रभावी हो जाता है तो फिर पूरा एक्ट निरस्त हो जाएगा। अब इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक दूसरा डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं हम लोग उसे। देख लीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। तो देखिए, जो डॉक्ट्रिन एक्लिप्स ये कहता है, मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा कानून, ऐसा प्रावधान, ऐसा अधिनियम है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो पहली बात ये कि अपने आप निरस्त नहीं हो जाएगा, है ना, उसे कोर्ट जो है वो क्या करेगा, अनइन्फोर्सेबल बना देगा, है ना। इसका मतलब कि वो लागू नहीं किया जा सकता, इसका तो समाप्त नहीं हुआ, है ना, वो सुसुप्त हो गया। इट मीन जैसे आपके वॉल्केनो होते हैं ना, डॉर्मेंट हो जाते हैं, है ना, लेकिन वो कभी भी अचानक विस्फोट हो जाता है तो मृत नहीं है ना, वो क्या हो जाते हैं, डॉर्मेंट हो जाते हैं, हम और हमेशा के लिए कोई लुप्त नहीं हो गए। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा अपराध हुआ है जो 26 जनवरी 1950 के पहले किसी ने किया है और उसके ऊपर वो चल रहा है, तो उसके ऊपर कार्य करेगा। या फिर मौलिक अधिकारों से उल्लंघन हो रहा है, तो अगर कोई विदेशी नागरिक आपके देश में जो भारत का नागरिक नहीं है ना, तो उसके भी अगर वो मौलिक अधिकार नहीं है तो फिर मौलिक अधिकारों को मिले ही नहीं, तो उनसे फिर कॉन्फ्लिक्ट में कैसे होगा। तो ये विदेशी नागरिकों के ऊपर लागू होने के लिए रहेगा, इसमें जब जरूरत होगी हम यूज कर लेंगे। अगर वो यहाँ के कोई अपराध करता है या हमारे ही देश के किसी नागरिक ने, अब तो जनरेशन नहीं रही, लेकिन 60-70 तक कई ऐसे मामले आ रहे थे जो पहले से चल रहे थे, अब उनकी सुनवाई हुई तो उन्होंने वेवर मांगा, उन्होंने कहा देखिए अब तो मौलिक अधिकार पास हो गया है, तो हमारे ये अधिकार है, तो जो हमने किया वो अधिकारों का उल्लंघन नहीं था। पर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपने ये 26 जनवरी 1950 से पहले किया था, मौलिक अधिकार लागू हुए 26 जनवरी 1950 से, तो आपको इसका लाभ उन अपराधों के लिए नहीं मिलेगा जो आपने पहले किए थे। तो इससे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, आच्छादन का सिद्धांत। इट मस्ट का मतलब अगर कोई एक्ट हमारे मौलिक अधिकारों से कॉन्फ्लिक्ट में है तो समाप्त नहीं होगा, है ना, उसको सुला दिया जाएगा, है ना, नींद की गोली दे करके, और जब जरूरत होगी तो हम उसे जगा लेंगे, राइट। इट मीन्स अगर किसी विदेशी नागरिक के खिलाफ यूज करना है या कोई ऐसा मामला है जिसके पहले से चला आ रहा हो मामला, तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो पहले से आने वाले मामले तो हम लोग अगली शताब्दी में आ गए हैं, तो अब तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे कई केसेस आए जिसमें उन्होंने वेवर मांगा और ये कहा गया कि नहीं, आपने अपराध 26 जनवरी 1950 से पहले किया था, तो आपके ऊपर ये कानून लागू होगा, जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद कर रहे हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। तो लिखिएगा, a law which violates fundamental rights, a law which violates fundamental rights is not void ab initio, is not void ab initio। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने आप वो निरस्त नहीं हो जाएगा, राइट, INITIO, is not void ab initio but becomes only unenforceable, but becomes only unenforceable, unenforceable। कोई कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार स्वतः निरस्त नहीं होगा। इस सिद्धांत के अनुसार स्वतः निरस्त नहीं होगा, केवल अप्रभावी हो जाएगा। केवल अप्रभावी हो जाएगा। It means it will remain in dormant stage. It will remain in dormant stage, overshadowed by fundamental rights, shadowed by fundamental rights, but not dead. But not dead. It means यह सुसुप्ता अवस्था में, यह सुसुप्ता अवस्था में अस्तित्व में बना रहेगा। सुसुप्ता अवस्था में अस्तित्व में बना रहेगा। मौलिक अधिकारों को इस पर प्राथमिकता मिल जाएगी। मौलिक अधिकारों को इस पर प्राथमिकता मिल जाएगी, लेकिन यह समाप्त नहीं होगा। लेकिन यह समाप्त नहीं होगा। It means it will exist for all past transactions. For all past transactions means जो 26 जनवरी 1950 के पहले हुए थे। For all past transactions, for enforcement of rights or liabilities. For enforcement of rights or liabilities before enforcement of present constitution, before enforcement of present constitution, and for determination of rights of non-citizens. Determination of rights of non-citizens. अर्थात यह कानून वर्तमान संविधान के लागू होने के पहले के, वर्तमान संविधान के लागू होने के पहले के सभी मामलों में अधिकार और उत्तरदायित्व को सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाएगा। अधिकार और उत्तरदायित्व सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाएगा। साथ ही वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, वे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके अधिकारों को भी परिभाषित करने में, उनके अधिकारों को भी परिभाषित करने में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग किया जाएगा।
भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके अधिकारों को परिभाषित करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। अब इसमें अगर एग्जाम्पल में कोई केस ला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल। स्टेट ऑफ गुजरात बनाम अंबिका मिल जो 1974 का है। उन्नीस का ये केस है, गुजरात राज्य बनाम अंबिका मिल। तो इसमें एक ऐसा केस चल रहा था जो इनके ऊपर कुछ टैक्स लाइबिलिटीज का था, जो 26 जनवरी 1950 से पहले से ही चल रहा था, इसकी सुनवाई हो रही थी। तो अब जब नए लॉज पास हो गए तो उन्होंने उसके अंतर्गत वेवर मांगा, पर कोर्ट ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का यूज किया। उन्होंने कहा ये जो अपराध है जो किया गया है ये पहले की लाइबिलिटीज है 26 जनवरी 1950 के।